बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 to 10। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ गिवन डैट एम इज़ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। एम एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, सेंटर्ड एट पी, और इस सर्कल का सेंटर है पी। इफ़ एम इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू रेडियाई पी ई एंड पी एफ। सबसे पहले तो दो रेडियस पी ई और पी एफ ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज ये पॉइंट ई है सर्कल के ऊपर और ये पॉइंट एफ है सर्कल के ऊपर। तो ई का पी तक का डिस्टेंस, एक रेडियस ये ड्रॉ हो गया, और इसी तरह एफ का पी तक का डिस्टेंस, ये एक रेडियस ड्रॉ हो गया। अब हमने दो रेडियाई पी ई और पी एफ ड्रॉ कर दी हैं, और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, इफ़ एम इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू रेडियाई। अब देखें, यानी एम इज़ इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है कि अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें ना इस रेडियस पी ई के ऊपर, तो ये वाला फासला, और इसी तरह से अगर यहाँ से एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें पी एफ के ऊपर, तो ये वाला फासला और ये वाला फासला सेम है। यहाँ लिखा हुआ है ना एम इज़ इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, ये फासला और ये फासला सेम क्यों है? अब देखें, जब भी हमने कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना होता है ना, सपोज़ ये एक कमरा है और ये इसकी छत है, सपोज़ ये इस कमरे का फ़र्श है, तो जब भी हमने इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम इस तरह या इस तरह डिस्टेंस फाइंड नहीं करते, बल्कि हम इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, जिसको हम हाइट कहते हैं। इसी तरह से सपोज़ दो पैरेलल लाइन्स लें, तो हम इन लाइन्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इस तरह या इस तरह डिस्टेंस फाइंड नहीं करते, बल्कि हम इनके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं और फिर हम ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इस वजह से मैंने एम से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इस रेडियस पी ई के ऊपर, और इसी तरह से एम से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इस रेडियस पी एफ के ऊपर। तो गिवन क्या है, एम इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम रेडियाई पी ई एंड पी एफ, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे लें, सपोज जी, और इसको कह लें सपोज एच। तो गिवन है एम इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू रेडियाई पी ई एंड पी एफ, मीन्स के यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि ये डिस्टेंस एम जी ये इक्वल है इस डिस्टेंस एम एच के। शो डेट एम ई आर्क इक्वल्स टू एम एफ आर्क। हमने क्या शो करना है कि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क ये दोनों इक्वल हैं। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे कि एम ई आर्क इक्वल्स टू एम एफ आर्क। अच्छा, अब जो हमने आर्क से रिलेटेड थ्योरम पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। सपोज़ ये सर्कल है और इसका सेंटर है ओ। सपोज़ ये पॉइंट ए है, ये बी है, और सपोज़ इस पॉइंट को कह लें सी। अगर ये गिवन हो ना कि ये आर्क और ये आर्क इक्वल हैं, यानी अगर ये गिवन हो कि ए बी आर्क इक्वल है बी सी आर्क के, तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है कि ये वाली जो कॉर्ड है ये और ये दोनों भी इक्वल हैं, यानी ए बी कॉर्ड इक्वल है बी सी कॉर्ड के। इसी तरह से अगला थ्योरम इसका कन्वर्स है ना कि अगर ये गिवन हो कि ए बी कॉर्ड और बी सी कॉर्ड ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये गिवन हो कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है कि ये आर्क और ये आर्क भी इक्वल होंगी, ए बी आर्क इक्वल्स टू बी सी आर्क। लेकिन देखें, एम जी कॉर्ड नहीं है। अगर तो ये कॉर्ड होती ना और एम एच भी कॉर्ड होती, तो गिवन क्या है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो वहाँ से मेरे पास डायरेक्ट ही आ जाता कि ये वाली आर्क और ये वाली आर्क इक्वल है। अब ये कॉर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कॉर्ड की क्या डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को ना दो पॉइंट्स पे टच करके बन रही हो। तो देखें, इस लाइन ने सर्कल को इस पॉइंट पर तो टच किया हुआ है, लेकिन यहाँ से आगे देखें कहीं भी टच नहीं किया हुआ, यानी कि इस लाइन ने सिर्फ एक ही पॉइंट पे इस सर्कल को टच किया हुआ है, तो फिर तो ये कॉर्ड ना हुई ना। अच्छा, दूसरा कौन सा थ्योरम है कि अगर एक सर्कल है विद सेंटर ओ, और सपोज ये एक आर्क है ए बी और एक आर्क है बी सी। अच्छा, अगर तो ये वाला जो सेंट्रल एंगल है इस आर्क ए बी का, अगर ये इक्वल हो इस सेंट्रल एंगल जो बी सी आर्क का है ये वाला, अगर तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएं, तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि ये वाली आर्क ए बी ये इक्वल है बी सी आर्क के। इस थ्योरम को ना हमने यहाँ यूज़ करना है। अब देखें, ये आर्क और ये आर्क, इसको हमने इक्वल प्रूव करना है ना, तो इस आर्क का सेंट्रल एंगल कौन सा होगा? अगर यहाँ से यहाँ तक तो लाइन ड्रॉ हुई हुई है, अगर हम एम को पी से ज्वाइन कर लें तो इस आर्क का एम ई आर्क का सेंट्रल एंगल ये वाला होगा, और एम एफ आर्क का सेंट्रल एंगल ये वाला होगा। अगर तो हम किसी तरीके से ये प्रूव कर देना कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा यूजिंग दिस थ्योरम कि ये वाली आर्क्स भी इक्वल हैं। यही हमने प्रूव करना है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि हमने क्या किया है, हमने एम को पी से ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन एम टू पी। इसके बाद ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एम पी जी, और इसको हम देखेंगे ट्राइंगल एम पी एच से कंपेयर करेंगे।
अब देखें MP और MP ये साइड तो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। और एंगल देखें, क्योंकि देखें ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी ना इस रेडियस PE के ऊपर, तो ये वाला एंगल 90 का होगा, एंगल MGP इक्वल्स टू, और एंगल MHP ये एंगल भी 90 का होगा, क्योंकि ये भी हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी PF के ऊपर। ये इक्वल है 90 डिग्री के। इसके अलावा देखें ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? ये तो गिवन है ना। तो देखें दो साइड्स और एक एंगल इक्वल आ गया, यानी कि अगर हम SAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम देखें तो ट्रायंगल MPG और ट्रायंगल MPH ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गई, मीन्स कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब हमें कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला और ये वाला ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल MPG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MPH, और यहाँ आप लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर तो एंगल्स इक्वल हैं, ये सेंट्रल एंगल्स हैं ना किन आर्क्स के? ME और MF आर्क के। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि ME आर्क इक्वल्स टू MF आर्क, और यहाँ आप लिख लें कि सिंस एंगल्स सबटेंडेड बाय दीज आर्क्स आर इक्वल, सो आर्क्स आर आल्सो इक्वल। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसीडर टू सर्कल्स सेंटर्ड एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल हैं जिनका सेंटर A और B है। CD एंड EF आर देयर कॉर्ड्स। CD और EF इनकी अलग अलग कॉर्ड्स हैं सच दैट CD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड EF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल EBF। CAD ये वाला एंगल गिवन है कि ये इक्वल है एंगल EBF, इस वाले एंगल के। फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल A, हमने इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल B इज़ 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या है? यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस, जो कि गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये और ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। अब देखें सिर्फ हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है ना। अगर तो आप इस ट्राइंगल को और इसको कंपेयर करें, अगर किसी तरह से आप दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देना, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी। तो सबसे पहले हमारी वर्किंग क्या होगी कि हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो ही हम दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं ना। अब सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव करने के लिए एंगल सिमिलरिटी थ्योरम आपने पढ़ा है, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। एक तो ये गिवन है ना कि ये वाला जो इंक्लूडेड एंगल है ये इक्वल है। इसके अलावा दूसरा क्या इक्वल होना चाहिए कि जो इंक्लूडेड एंगल जिन साइड्स के हैं ना उनकी रेशो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AD और BF इनकी रेशो इक्वल होनी चाहिए। AD ओवर BF, अगर तो आप इसको कंपेयर करें ना AC और BE के। अब देखें AD और AC, चूंकि ये रेडियस है ना, दोनों रेडियस हैं, तो इसकी जगह पे R आ जाएगा। और BE चाहे देख लें या BF देख लें, दोनों का आंसर 4 है, तो दोनों का आंसर ना R ओवर 4 आ गया है, विच इज़ सेम। और एंगल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि एंगल CAD इज़ इक्वल्स टू एंगल EBF, ये गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ट्रायंगल CAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBF। यहाँ आप लिख लें कि एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। अगर तो ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो इट मीन्स कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी। अब एक साइड ये गिवन है, एक साइड ये गिवन है, तो हम लिखेंगे DC ओवर EF। अच्छा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इस ट्रायंगल की साइड ऊपर लिए ना, तो दूसरी साइड भी इसी ट्रायंगल के ऊपर लेंगे। AC कह लें, AC ओवर BE। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। DE की क्या वैल्यू है? DE नहीं है, सॉरी DC है। DC इक्वल है 12 के ओवर EF की क्या वैल्यू है? 8 इक्वल्स टू AC की वैल्यू है R, जो कि हमने फाइंड करनी है, और BE की वैल्यू है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यहाँ आके 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू R। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 6 आर 12। तो यहाँ से हमारे पास R आ गया इक्वल्स टू 6, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। यही हमने फाइंड करना था ना, रेडियस ऑफ सर्कल A विच इज़ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द फिगर ABDC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसी चार कोनों वाली फिगर जिसके चारों कॉर्नर पॉइंट्स यानी वर्टिसेस ये एक सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हों, तो ऐसी चार कोनों वाली फिगर को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सच दैट AB इक्वल्स टू CD। गिवन है कि AB और CD ये दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों कॉर्ड्स भी हैं ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि AB आर्क भी इक्वल है CD
आर्क के, क्योंकि यहाँ हमने थ्योरम यूज़ किया है कि सिंस कॉर्ड्स आर इक्वल सो देयर करेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो इक्वल। अब चूंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो देखें इस कॉर्ड का सेंट्रल एंगल कौन सा है। अगर ए को यहाँ इससे ज्वाइन करें और बी को भी यहाँ इस पे ज्वाइन करें, ओ इस पॉइंट को कह लें, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि इस आर्क का सेंट्रल एंगल कौन सा है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ये इक्वल आ जाएगा एंगल सी ओ डी के, क्योंकि इस आर्क का सेंट्रल एंगल कौन सा है, ये वाला। तो दिस इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, और यहाँ लिखेंगे कि सेंट्रल एंगल्स। ये भी हमने थ्योरम पढ़ा है ना कि अगर आर्क्स इक्वल हों तो उनके सेंट्रल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब एंगल्स इक्वल आ गए। अब अगर आप एंगल ए और डी को देखें, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये इक्वल होगी 180 डिग्री के। अब ए और डी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए ओ बी प्लस बी ओ डी करके, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, तो इसको थीटा कह लें तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इन दोनों को इक्वल कह लें कि ये है थीटा के। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि एंगल ए ओ बी थीटा है ना, थीटा प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से मेरे पास एंगल बी और डी इक्वल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमने एंगल बी और डी क्यों दी है, क्योंकि देखें अगर ये वाला सेंट्रल एंगल और ये वाला सेंट्रल एंगल इक्वल आ गए ना, तो जो हमने प्रूव करना है ना वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। वो क्या है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं, इन सेंट्रल एंगल की करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है, आर्क बी डी, ये इक्वल हो जाएगा आर्क ए सी के। और अगर आर्क्स इक्वल हो जाएंगी तो यूजिंग थ्योरम के अगर आर्क्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी इक्वल हैं, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि ए सी और बी डी ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। यही हमने प्रूव करना है। अब हम अगर इसी वाले एंगल को दोबारा लें, एंगल ए ओ डी को, अब हमने ये वाली साइड लेनी है, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी को आप लिख सकते हैं ना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी। अब एंगल सी ओ डी को हमने लेट किया ना कि ये है थीटा, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। अगर तो आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो एंगल बी ओ डी ये इक्वल आ गया एंगल ए ओ सी के। एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। अब ये सेंट्रल एंगल किन आर्क्स के है, आर्क बी डी और ए सी का। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि आर्क बी डी इक्वल्स टू आर्क ए सी, और हम लिखेंगे सिंस सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल सो देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। और अगर करस्पॉन्डिंग आर्क्स इक्वल हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल हैं। कॉर्ड्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। ये भी हमने थ्योरम यूज़ किया है कि सिंस करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल, आर्क्स इक्वल हैं, तो वहाँ से मेरे पास आ गया कि कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ की हैं। यही हमने प्रूव करना था। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसीलस ट्राइंगल। ए बी सी एक आइसोसीलस ट्राइंगल है, यानी कि ये वाली और ये वाली साइड ये इक्वल लेंथ की हैं। ये गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये कॉर्ड्स भी हैं तो ये इक्वल लेंथ की हैं, ये गिवन है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनी हुई है, सेंटर्ड एट ओ, और इस सर्कल का सेंटर है ये वाला पॉइंट ओ। प्रूव डैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी डी सी। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना ए डी, ये एंगल बी डी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि बेसिकली हमने प्रूव क्या करना है, एंगल ए डी बी ये इक्वल है एंगल ए डी सी के, ये हमने प्रूव करना है। अब चूंकि ये गिवन है कि ए बी और ए सी ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स हैं ये भी इक्वल होंगी यूजिंग थ्योरम के ए बी आर्क इक्वल्स टू ए सी आर। और ये हमने कौन सा थ्योरम यूज़ किया है, सिंस करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल सो देयर आर्क्स आर आल्सो इक्वल। अब अगर आर्क्स इक्वल हैं तो देखें इस आर्क का जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, अब इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होता है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, तो ए बी ये एक आर्क है, तो इसका इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होता है, सेंट्रल एंगल होता है जो सेंटर के ऊपर होता है। अगर इसको यहाँ सेंटर पे ज्वाइन करें और इस तरह ज्वाइन करें तो ये वाला एंगल सेंट्रल एंगल होगा। लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होता है, अगर इसको इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर ही इस तरह से ज्वाइन करें, इस तरह से, यानी इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर ही जो एंगल बनता है ना, ये इंस्क्राइब्ड एंगल होता है। और ये किसके इक्वल होता है, ये मैं आपको इस एक्सरसाइज 9.3 के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि अगर हमने एंगल बी डी ए ये फाइंड करना हो ना, ये इक्वल होता है हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क लेंथ। ये जो आर्क लेंथ इसके अपोजिट होती है, यानी कि ए बी आर की लेंथ के हाफ के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि एंगल जो बी डी ए है ये इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क ए बी
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और इसी तरह से अगर आप एंगल ADC देखें, ये किसके इक्वल होगा? अब ये वाला जो एंगल है इसके अपोजिट जो आर्क है ना वो कौन सी है? AC आर्क। यानी कि इस आर्क का जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना वो ये वाला बन रहा है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ मेजर आर्क AC। और हमें पता है कि AC ये इक्वल है AB के। ये हम प्रूव कर चुके हैं ना कि AC इक्वल है AB के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यही हमने प्रूव करना था ना कि एंगल BDA इक्वल है एंगल ADC के। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि AD बाइसेक्ट्स एंगल BDC। सो दिस इज़ आवर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।